आप चैप्टर का नाम डाल दीजिए। हम लोग जीओसी का रिवीजन कर रहे थे क्योंकि आप लोगों ने बोला था जीओसी सर करा दीजिए, तो हम लोग जीओसी कर रहे थे, ठीक है। जीओसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और एक पार्ट इसका हो चुका था, तो आज ये अपने पास पार्ट 2 है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, चलो अब मुझे बताओ। हम लोगों ने बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन आई थिंक हम लोगों ने देख लिया था, राइट। इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों ने देख लिया था, इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। और अब बात आती है हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो भी हम लोगों ने देख लिया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन को हमें कैसे करना है, उसके हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए थे। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में ही एक क्वेश्चन है मेरे पास, आप बताना मुझे। लिखा हुआ है कि CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इस वाले कार्बन के ऊपर कैटायन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका कार्बोकैटायन है, ठीक है। ये आपका दिस इज योर कार्बोकैटायन, ये आपका कार्बोकैटायन। अब आपको बताना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितने हैं, आपको बस इतना बोलना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा कार्बन, इस वाले क्वेश्चन में। हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो अगर आपको आता होगा तो आप बता दोगे तुरंत ही। बताओ जल्दी से बेटा। कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बताइए भाई। हमने सब लोगों को अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो अगर तुम लोग को अल्फा हाइड्रोजन निकालना आता होगा तो तुरंत इसका आंसर दे दोगे। जल्दी से बताओ भाई, बताओ बेटा। अरे बेटा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन नहीं आते निकालने क्या तुम लोगों को? क्या हो जाता है भैया तुम्हारी क्लास में, जैसे ही आते हैं पता नहीं क्या फाइव। ही। 5, काव्य का आंसर आ गया। और बताओ, एरी आप बताओ, अजय आप बताओ, अक्षिका आप बताओ। एरी आपने बोला ना 5? नो सर, काव्य। अच्छा काव्य, एरी आप बताओ कितना होगा। सर क्लियर नहीं, बट फाइव ही लग रहा है मुझे भी। अजय, अक्षिका आप बताओ। अमित, अक्षिका का 5 आ गया, मतलब अभी सर तुम लोग फोर, आई थिंक फोर। 4 होगा। अच्छा ठीक है, चलो फोर। 4 होगा है। देखो, पहली बात तो अगर ये वाला कार्बन आपका, अगर ये वाला कार्बन आपका क्या है, कार्बोकैटायन है, तो इससे जो डायरेक्टली कार्बन जुड़े हैं अकॉर्डिंग टू यू वो अल्फा कार्बन होंगे। इसका मतलब इसके डायरेक्टली एक ये जुड़ा अल्फा कार्बन ही है, एक अल्फा कार्बन ही है। अब जो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो 3 इसके हो गए, ठीक है, और एक इसका हो गया। दैट मीन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे 4। क्या सब लोग यही बता रहे थे बेटा? यस सर। हाँ, और ये गलत है, सरासर गलत है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 4 नहीं है। अगर हमने इस क्वेश्चन को रैंडमली अलग से उठा के यहाँ पे रखा है, दैट मीन इसका कुछ मतलब होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमने तुम्हें जब हाइपर कॉन्जुगेशन बता रहे थे, तो पहले पेज पे ही हमने एक बात लिखवाई थी कि हम लोगों को अल्फा कार्बन कौन से काउंट करने हैं। हमें अल्फा कार्बन वो वाले काउंट करने हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। अगर कोई आपके पास अल्फा कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ, उसे हम काउंट नहीं करते हैं, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, ठीक। तुम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, इसका मतलब अब तुम ये क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक। चलो देखो, अब भैया जरा देखना, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है। और इस वाले का कितना है बेटा, sp2 है। sp2 वाले को अल्फा कार्बन कंसीडर नहीं किया जाता। हमने पहली ही लाइन जो हाइपर कॉन्जुगेशन में है, वो यही लिखवाई थी। अब ये क्वेश्चन आएगा तो हम गलत करके चले जाते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वाले कार्बन को ही हम लोग क्या करेंगे, अल्फा कार्बन कंसीडर करेंगे। और इसके क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, दैट्स इट, खत्म बात। बोलो समझ में आई? अगर तुम लोगों ने इस जीओसी के नोट्स वगैरह बनाए होंगे, है ना, कि अगर तुमने अपने आप को काबिल समझा होगा कि नहीं हमें तो सब कुछ आता है जीओसी में, बस खाली देखना है, तो एक अलग चीज है। पर अगर किसी बच्चे ने लिखा होगा तो बेटा ध्यान से एक बार अपने पन्ने पलट के देखो। हमने बहुत क्लियरली आपको लिखवाया था हाइपर कॉन्जुगेशन में कि पहली बात तो एटलीस्ट आपके पास एक अल्फा कार्बन होना चाहिए, एक अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन जो होगा वो कौन सा वाला होगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। sp2 वाले को कंसीडर नहीं करा जाता एज अ अल्फा कार्बन, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? इतना इस वाले क्वेश्चन गलत तो नहीं करोगे? चलो अब आगे आ जाओ, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखो, देखो,
अगर हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल कंपेयर कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड एल्कीन्स तो आप कैसे स्टेबिलिटी नहीं याद रखोगे, सीधा सीधा आपको क्या करना है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है बस। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब बताओ क्वेश्चन कराएं। सर हाँ बेटा। सर जो आपने क्वेश्चन दिया, अगर उसमें वो जो डबल बॉन्ड है उसके साइड में एक और कार्बन होता तब कितने होता अल्फा? क्या, अगर क्या कह रहे हो बेटा, ये हमने जो क्वेश्चन दिया, अगर इसमें डबल बॉन्ड में एक और होता साइड में, यस सर। फॉर एग्जांपल आप ये बोल रहे हो कि अगर हम यहाँ से CH2 हटा दें, CH2 हटा दें और हम यहाँ पे लगाते हैं CH3 लाइक ऐसे, अब कह रहे हो आप अब कितने अल्फा कार्बन होते हैं। यस सर। देखो, अगर कभी कार्बोकैटायन दिया है या फिर कार्बो एनायन दिया है, तो सबसे पहले आप इनके कंसीडर में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। अगर ये प्रेजेंट है तो आप इन्हें प्रायोरिटी दोगे, कि अगर ये दोनों हैं, इनमें से कोई भी एक है तो हम पहले इन्हें देखेंगे। अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं होती है, देन आपको क्या करना है, देन आपको एल्कीन को कंसीडर करना है, अदरवाइज आप एल्कीन को कंसीडर नहीं करोगे अल्फा हाइड्रोजन निकालने के लिए। ठीक, इतनी सी बात बस आप याद रखना। ठीक है, अब देखो हम इसका आपको क्वेश्चन देते हैं, आप करके दिखाओ। चलो पेन कॉपी उठा लो फटाफट से, और सबसे पहले हम देखेंगे, लिख लो यहाँ पे ऐसे करके, केस फर्स्ट हम लोग देखेंगे कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। स्टेबिलिटी हमने बता दिया, स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। मान लो आपके पास ये एक कोई मॉलिक्यूल है, नोट करते रहो फटाफट, चाहो तो ऐसे आंसर दे दो जैसे ही आपकी इच्छा। अगर पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो ऐसे दे दो आंसर। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, इसमें पॉजिटिव चार्ज दे रखा है यहाँ पे, इसमें दे रखा है यहाँ पे, इसमें दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इनको नंबरिंग कर दें। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसमें मान लो ए, ये हो गया बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी। स्टेबिलिटी बतानी है भाई, जल्दी बता दो। ए बी सी सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, पहले का, देन उसके बाद किसका हो जाएगा, ए का सबसे ज्यादा बता रहे हो, फिर किसका, बी बी का, फिर किसका हो जाएगा। सर सी और डी तो सी और डी तो क्या, देखो देखो, ए और बी तक तो आपका आंसर सही है। कैसे सही है भैया, ऐसे सही है क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि यहाँ वाला कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे अल्फा कार्बन कितने लगे, एक अल्फा कार्बन ये लगा है, एक अल्फा कार्बन ये लगा, एक अल्फा कार्बन ये, तो तीन तो अल्फा कार्बन ही है। और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तीन, क्योंकि ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रहा है, तो तीन हाइड्रोजन, तभी तो वैलेंसी पूरी होगी। ये भी सर सी तीन ज्यादा जुड़े होगा। होगा, तो तीन और तीन छह। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा बेटा, इससे दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे, छह और दो आठ, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने निकल के आ गए, आठ निकल के आ गए। यहाँ पे जब आप निकालोगे तो एक अपने पास कार्बन ये वाला हो गया, ठीक है, और एक कार्बन ही जिससे ये, तो चार और एक पांच, यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने, अल्फा हाइड्रोजन आ गए पांच। यहाँ पे निकालोगे तो सिर्फ बेटा दो ही आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इस वाले में निकालोगे तो इस वाले केस में सिर्फ एक ही आएगा। इसका मतलब ए आंसर, देन बी, फिर सी, फिर देन डी। बेटा डी सी डी पहले कैसे आ जाएगा भाई, क्या कर रहे हो यार तुम लोग। अब इस टाइम पे आके तुम इस चैप्टर में गलतियां करोगे, सी आएगा देन डी आएगा। भैया एक बात बताओ, सेंड हो गए, कट करने लगा था मैं। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। देखो देखो बेटा, अगर ये वाला कार्बोकैटायन आपका बन रहा है तो इससे जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है ये वाला, ये अल्फा कार्बन, और इससे दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। वेर एज अगर आप इसे कंसीडर कर रहे हो एज अ कार्बोकैटायन, तो इससे एक ये वाला कार्बन है, इस कार्बन तीन बॉन्ड तो पहले से बना रहा है, एक दो तीन, तो एक ही बॉन्ड तो बचा, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना, एक। ठीक है, तो ए बी सी डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि अभी तक किसी बच्चे ने भी नहीं दी। हर्ष ने दिया बट उसने गलत लिख दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले, चलो यस अगला क्वेश्चन देखो। एक आपका ये हो गया, ठीक है, दूसरा देखो। और यहाँ पे आप मान लो इसी पे पॉजिटिव मान लो, ठीक है, इसी वाले कार्बन पे, और यहाँ पे लगा लो NO2 ग्रुप। ठीक है, अब इसका बताओ आप ऑर्डर, ए बी सी डी का, इसे भी कंसिडर कर लो, ए हो गया,
ये बी, ये सी, ये डी। चलो इनमें बताइए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन निकालो और अल्फा हाइड्रोजन के बाद बताओ बेटा कौन सा ज्यादा आपका स्टेबल होगा। ठीक है, कौन सा आपका ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि NO2 बेटा कौन सा ग्रुप इफेक्ट शो करता है, माइनस आई की प्लस आई, जल्दी बताओ जरा। माइनस। NO2 जो है वो आपका माइनस आई शो करता है। और मुझे एक बात बताना, माइनस आई जो होगा भैया वो पॉजिटिव वाले को स्टेबल करेगा कि डी स्टेबल करेगा। डी स्टेबल। डी स्टेबल करेगा या फिर कह दो अनस्टेबल करेगा। अनस्टेबल करेगा। एक बच्चे का आंसर आगे पढ़ लेते हैं जरा, क्या आंसर है। ADCB। ADCB बच्चों का आंसर आ रहा है, काफ का आंसर आ गया। एक बच्चा और बताया ADCB, ADCB ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ रहा है। चलो भाई देख लेते हैं एक बार, हम भी देखते हैं क्वेश्चन तुम्हारा सही है कि नहीं। अगर इसे तुम कार्बोकेटायन मान रहे हो तो इससे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं देखना। अल्फा कार्बन कितने होंगे, एक अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन, तीन अल्फा कार्बन, तो तीन इसके, तीन और दो यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे, तीन और दो चार, सॉरी तीन और दो पांच और दो सात। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना निकल के आ रहा है, सात निकल के आ रहा है। यहाँ पे निकल के आ रहा है सात। ठीक, इसकी बाद में बात करेंगे, या पहले चलो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन निकाल ही लेते हैं। देखो अगर इसे नहीं रहे तो एक अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन, तीन अल्फा कार्बन, यहाँ पे कितने निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे बेटा सात ही निकल के आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें कितने आ रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है निकल के। ठीक, और इसमें बेटा बताना जरा इसमें कितने निकल के आ रहा है, देखो दो तो यहाँ पे होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आ रहा है आपके बेसिकली तीन, है ना। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे आपके आ रहे हैं तीन अल्फा हाइड्रोजन। अब यार तुम क्या करोगे, देखो इन दोनों में तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है किसका ज्यादा किसका कम, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डी होगा उसका भैया सी से ज्यादा होगा, ये तो क्लियर है, यानी कि सी का सबसे कम होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, कम। इन दोनों में कंसीडर कैसे करेंगे, तो देखो भैया ऐसा है कि यहाँ पे NO2 है, NO2 है माइनस, और माइनस क्या करता है पॉजिटिव को डिस्टेबल, लेकिन अगर कहीं पे हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है और कहीं पे माइनस आई लग रहा है तो आपको पहले हाइपर कॉन्जुगेशन को कंसीडर करना है। ठीक है, आप माइनस आई इफेक्ट उसका नहीं देखेंगे। आई बात समझ में। अगर कहीं पे प्लस एच लग रहा है आपका और माइनस आई लग रहा है तो आप माइनस आई को कंसीडर नहीं करोगे। लेकिन जब आप इन दोनों में यार बात करोगे कि इसमें भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सात है, इसमें भी सात है, तो ये तो स्टेबल है सबसे ज्यादा, तो ए वाला तो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब जो बी वाला है वो दूसरे नंबर पे क्यों आएगा, क्योंकि उस पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, पर पहले नंबर पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई है तो इसे कुछ ना कुछ तो इसके कंपेयर में क्या करेगा, डिस्टेबल करेगा। ए के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी सबसे लास्ट में नहीं आएगा। अगर तुमने बी को सबसे लास्ट में रखा इसका मतलब तुम ये बताना चाह रहे हो कि हम माइनस आई को प्रायोरिटी दे रहे हैं एज कंपेयर टू प्लस एच। बट हम तुमसे क्या बोल रहे हैं कि आपको प्लस एच को प्रायोरिटी देनी है माइनस आई के बजाय। ठीक है, अगर आपका माइनस आई और प्लस एच लगेगा तो आपको पहले अल्फा कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन को आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे और आप माइनस आई को बाद में देखोगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे सात एच है, यहाँ पे बट हम एक H है। BCD में तो हाइपर कंजुगेशन ही देख रहे हैं। क्या करो बेटा, क्या करो बेटा, बोलो भाई क्या कह रहे थे। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, ना मुझे आई, एक बार आप फिर से बोल दो क्या कह रहे थे। अब यार ये यार तुम लोगों की बड़ी गलत चीज है, अगर एक बार सुनाई नहीं दिया तो बेटा फिर से बोल दो या एक ही बार बोलोगे। देखो मेरी बात सुनो, हम बस तुमसे इतना कह रहे थे कि अगर तुम्हें माइनस आई और प्लस एच में चुनना है कि हम किस कौन सा इफेक्ट देखें, पहले से माइनस आई देखें प्लस एच देखें, अब पहले प्लस एच देखेंगे ना कि माइनस आई, हम बस इतना कहना चाह रहे थे। तो तुम लोगों ने जो आंसर दिया है ना, तुमने ये किसकी वजह से दिया है, तुमने देखा है माइनस आई को पहले, इसलिए तुम्हारे वाला आंसर गलत हो गया। आंसर सही कौन सा, ये वाला। पेपर बिल्कुल खोपड़े पे लगा हुआ है, अगर तुम्हारे बेसिक अब यहाँ पे जाके हिलना है तो उसमें फिर टीचर की गलती बेटा नहीं है, जिसने भी आपको ऑर्गेनिक पढ़ाई है उसमें गलती आपकी है। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हुई। हमने क्या बोला कि अगर आपको प्लस एच और माइनस आई में देखना है तो आप पहले प्लस एच देखेंगे ना कि माइनस आई। ठीक है, यस तुम बोलो कि हाँ ठीक। चलो अगले पे आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो अभी हम लोगों ने कौन सा वाला केस देखा था, कार्बोकेटाइन केस में। अब देखो केस टू, आप देखो, आप देखो केस नंबर सेकेंड, हम लोग देखेंगे इन केस ऑफ एल्कीन। ठीक, एल्कीन के केस में जरा बात कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कि ये आपका, अरे भाई सही से समझा। एक ये क्वेश्चन आपको दे रहा है, ठीक, एक ये दिया हुआ है और आपको एक दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, और आपको बेटा एक दिया हुआ है ये वाला। ये हो गया ए बी
ये हो गया अपने पास सी, दिस वन इज डी। ठीक है, ये चार आपको बेटा दिए हुए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब इनमें आपको बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जल्दी से मुझे बता दो आंसर इसका क्या होगा। तब तक हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं नीचे। ठीक, काव्य का आंसर आ चुका है। ठीक है, डीसीबी है। ओके, अभी चेक करते हैं। एरी का भी आंसर आ गया है। एरी और काव्य दो बच्चों ने आंसर दे दिया और दोनों का आंसर सेम है। ठीक है भैया, इसे देख लेते हैं एक बार, इसे नंबरिंग कर लो। ये ओ हो गया, ये आपका बी है, सी डी और ये वाला बताना। ये वाला अगर तुमने बता दिया, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है, तो मान के चलो फिर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई जो तुम्हें पढ़ा रहे हो। ये तुम्हें बिल्कुल क्लियर है अगर तुमने ये वाला बता दिया तो। ठीक है, अगर तुमने इसके क्वेश्चन वगैरह लगाए ना। ठीक है, हम्म, देखो भाई, ये इसका आंसर पहले देख लेते हैं। ये वाला पूरा जो दोनों कार्बन है, ये तुम्हारे तो हो गए, ये तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, मान लो अल्कीन है, तो अल्फा कार्बन कौन सा बचता है, ये वाला। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, दो। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गए दो, इसमें कितना गिन लो। अगर इस वाले कंसिडर कर लोगे तो बेटा तीन और तीन कितने हो जाएंगे, छह। तीन इसके और तीन इस वाले कार्बन के, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गया, सिक्स आ गया। अगर इस पूरे को हम हटा दें यहाँ से, कितने बच रहा भैया, तीन तीन छह, तीन और नौ, तो यहाँ पे आएगा नाइन। और अगर इन दोनों को हम ऐसे यहाँ से देखते हैं तो कितना आ रहा है बेटा, तीन, तीन छह, तीन नौ और तीन बारह। यहाँ पे आंसर आएगा बारह, तो बिल्कुल सही है। डी सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा सी। ठीक है, डी के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। मानसी ने दे दिया सेकंड वाले का आंसर, नहीं मानसी आपने पहले वाले का दिया, अच्छा ठीक है। देन सी आ जाएगा, फिर आ जाएगा अपने पास बी और फिर आ जाएगा अपने पास ए। ये तो बिल्कुल सही है, ये जिन बच्चों ने बताया बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, इसका बताओ। सेकंड वाले का अगर आपने सही आंसर बता दिया तो इसका मतलब आपको हमने भी जो भी पढ़ाया वो आपने पढ़ा भी अच्छे से, और दूसरी बात ये भी है कि आपने पहले से भी इसे पढ़ रखा है। नहीं तो हमें ऐसा लगेगा कि आपने अभी तक पढ़ाई की ही नहीं, ऑर्गेनिक आपने छुई ही नहीं। क्योंकि ऑर्गेनिक में, एक सेकंड रुकना बेटा। एरी का आंसर आया है इसका, क्या बता रहा है, डी, देन बी, देन ए, देन सी, देन ई। डी बी ए सी ई, ये आंसर आ रहा है किसका, एरी का। अच्छा चलो ठीक है, डी कौन सा भाई, डी हो गया। अच्छा देखो, पहली बात तो भैया अल्फा हाइड्रोजन निकालना चालू करो। यहाँ निकालो कितने आ जाएंगे, तीन। अगर आपने यहाँ निकाल रखे हैं, कितने निकल के आएंगे, दो। ठीक है, यहाँ निकालो कितने निकल के आएंगे, छह निकल के आएंगे। इसमें भी छह निकल के आएंगे, इसमें भी छह निकल के आएंगे। तो बात यह है कि अगर इन तीनों में छह छह हैं, देखो भैया इन दोनों को कंसीडर करोगे तो आपके तीन अल्फा हाइड्रोजन ये और तीन अल्फा हाइड्रोजन ये, छह हो गए। जब इन दोनों बॉन्ड को कंसीडर करोगे ये वाला को, तो तीन इधर और तीन इधर, सिक्स यहाँ पे हो गया। ठीक है, और जब इन दोनों को कंसीडर करोगे तब भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, छह आ जाएगा। एक दो तीन और एक दो तीन, सिक्स। तो बात ये है कि हमें ये तो पता चल गया सबसे कम किसका होगा, बी।
सबसे कम बी, यानी कि बी को सबसे लास्ट में डाल दो। तो एरी तुमने बी दूसरे नंबर पर डाल दिया बेटा, दूसरे नंबर बी कैसे भी नहीं आ जाएगा? अगर भैया बी वाले में अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही है तो सिर्फ बिल्कुल किनारे डाल दो सबसे लास्ट में, तो 2 तो आ जाएगा आपका सबसे लास्ट में, और 2 के बाद कौन सा आ जाएगा? पहला वाला। पहला आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि बी वाला सबसे लास्ट में चला गया, बी वाला सबसे लास्ट में, उसके बाद में आ जाएगा ए वाला। ठीक है, अब जरा देखो इन तीनों में से हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है। तो मेरी पहले बात सुन लो, अगर हम आपसे पूछे बेटा कि सिस में और ट्रांस में, ठीक है, देखो ये वाला कौन सा है? ट्रांस एल्कीन है, ये आपकी ट्रांस एल्कीन है, और ये वाली आपकी कौन सी? सिस एल्कीन है। तो सिस में और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है बताओ? सिस की ट्रांस? सिस। बताओ बेटा, सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? देखना, ट्रांस एल्कीन जो होती है, ट्रांस एल्कीन वो ज्यादा स्टेबल होती है सिस से। पहले तो ये ध्यान रखना अपने दिमाग में, ठीक है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारी ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है सिस से, ठीक है। और इन तीनों में अगर बात करें, ये वाले में, ये वाले में और ये वाले में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है ये वाली, ठीक है, क्योंकि इस पे क्या होता है? हिंड्रेंस ज्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी हो जाएगी आपकी? कौन सा? ये डी वाला, डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। देन उसके बाद सिस वाली, ट्रांस वाली कौन सी है? सी। देन उसके बाद कौन सी आ जाएगी? देन आ जाएगा ई। तो डी सी ए ए बी, डी सी ए बी, ये आंसर आएगा बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने ये वाला अगर आंसर सोचा या कॉपी पे किया है तो उनका बिल्कुल सही, ठीक है। डी सी ई ए बी, सबसे ज्यादा स्टेबल डी वाली यानी कि ये वाला, फिर सी वाली यानी कि ट्रांस, फिर यानी कि एल्कीन कौन सी वाली? ये वाली, सिस वाली, ठीक है। उसके बाद ए और बी में तो आपको बताइए, ए में भैया 3 है, इसमें 2 है, तो ए ज्यादा स्टेबल है, बी सबसे कम स्टेबल, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, इन तीनों का तुम स्टेबिलिटी का ऑर्डर ध्यान रखना। सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ट्रांस। और अगर इसकी बात करें सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है। बताओ कितना समझ में आया बेटा? यस सर। चलो अगले अगले क्वेश्चन चले भाई, चले क्या? समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो 2 केस देख ली, एक केस नंबर 3 और देख लो। केस नंबर 3, इन केस ऑफ रेडिकल, यानी कि कार्बन के ऊपर अगर एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो, ठीक है। इसमें भी स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं एक बार। देखो फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, एक रेडिकल यहाँ पे बना दिया, ठीक है। एक रेडिकल हमने ये बना दिया, एक रेडिकल हमने ये बना दिया, एक रेडिकल हमने यहाँ पे बना दिया, और एक रेडिकल हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये नाम दे दो, ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये हो गया आपका डी, और ये हो गया आपका ई। चलो भाई बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पीछे लिख रखा है कि स्टेबिलिटी इज इक्वल टू, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बस अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते जाओ, स्टेबिलिटी फटाफट बताते जाओ जल्दी से। तो आपका आंसर आ चुका है, क्या कह रहा होगा वहाँ पे? ए देन सी देन डी देन ई देन बी। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। देखो भाई, तो अगर आप इस वाले को कार्बन को रेडिकल मान लो तो 3 अल्फा कार्बन हो गए, एक 3 हाइड्रोजन इसके, 3 हाइड्रोजन इसके, 3 हाइड्रोजन इसके, तो यहाँ पे आ गए 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इस वाले के केस में क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन होगा। इस वाले के केस में देखो बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे, आएगा। अगर इस वाले की बात करें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक 3, यहाँ पे क्या जाएगा? 3 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस वाले को क्या देखें, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। हर्ष का आंसर आ गया, एरिक आ गया, ए सी, ठीक है, ए सी डी ई बी, ए सी डी ई बी मतलब यही वाला, और हर सिंह बताया ए सी डी बी यही वाला, मतलब सही सही में बता रहा, ठीक है। जिसको सही हुआ भाई, देखो 9 कार्बन 9 अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो एक ही हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद किसका आ जाएगा? सी में 4 है, ठीक है, तो यानी सी वाले में आ जाएगा, फिर किसमें आ जाएगा? डी वाले में, ठीक है, फिर किसमें आ जाएगा? ई वाले में, और सबसे कम किसमें है? बी वाले। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। किस बच्चे ने आंसर सबसे पहले दिया था? काव्य ने सबसे पहले दिया था, ठीक है। हाँ तो ये ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक, बिल्कुल सही आंसर है। अब तुम लोगों को समझ में आई है ना? चलो अब यार हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, बता सकता है कोई?
देखो हाइपर कॉन्जुगेशन को लोग जानते हैं बेटा बेकर नाथन इफेक्ट के, और क्या, और नो बॉन्ड रिजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। देखो एक तो हम लोग इसे बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट, और हम इसे क्या किस नाम से जानते हैं, नो बॉन्ड रिजोनेंस, नो बॉन्ड रिजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसे हम लोग एनसीमेट्रिक नाम से भी जानते हैं, एनसीमेट्रिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इनमें से कोई भी नाम से पूछा है तो ध्यान रखना तुमसे किसकी बात कर रहा है, तुमसे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहा है। ठीक है, बताओ भाई सबको हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आया? हाइपर कॉन्जुगेशन के क्वेश्चन अगर आएंगे स्टेबिलिटी से रिलेटेड तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ। हाइपर कॉन्जुगेशन या तो कार्बोकेटाइन में आएगा, या फिर एनाइन में आएगा, एल्कीन में आएगा, या फिर इसमें तुम्हारे रेडिकल में आएगा। ठीक है, कर लोगे? यस सर। चलो अब आते हैं हम लोग रिजोनेंस के ऊपर। ठीक है, आप हेडिंग डालो रिजोनेंस, रिजोनेंस। ठीक है, रिजोनेंस। अब रिजोनेंस में भैया क्या है, रिजोनेंस का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर हम बात करें कि अपने पास डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, ये क्या है, ओजोन है ना, ओजोन का मॉलिक्यूल है। तो अगर हम आपसे बोले कि आप इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या आप बना सकते हो? बिल्कुल आप बना सकते हो, बिल्कुल आप बना सकते हैं। क्या करेंगे आप बोलोगे ऐसा है भैया, हम क्या करेंगे, इस वाले डबल बॉन्ड को इधर अटैक कराएंगे। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो इस कार्बन के इस वाले ऑक्सीजन के पहले होते हैं पॉजिटिव लगाओ, क्योंकि ये 3 बॉन्ड ही बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रिजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा एक्चुअल में कि यहाँ पे O और O के साथ यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड अपने पास। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई, यही तो होगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी अगर हम आपसे बोले कि यहाँ पे अगर बॉन्ड इसे मान लो x मान ले फॉर एग्जांपल, इसे मान इस वाले बॉन्ड को x मान ले, x, और इस वाले बॉन्ड को y मान ले, और हम आपसे बोले कि बॉन्ड एनर्जी जो होगी, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, x में और y में, कौन से बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, बताओ जल्दी से। x को तोड़ने में, देखो बच्चा क्लियरली बोल रहा है कि x को तोड़ने में, वो कह रहा है कि ऐसा होगा, बट हम आपको बता दें ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे x और y जो है वो दोनों बराबर एनर्जी के। हाँ सर मतलब अगर रेजोनेंस ना हो तो वैसे बता रहा था कि बॉन्ड नहीं, तो वही तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग ही आपको बताना है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन ध्यान रखो, एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे भैया x और y दोनों इक्वल एनर्जी के हैं। कैसे, देखो यार, तुम जब चाहो इसे यहाँ पे कुदा के ला सकते हो, इसे तुम इधर लेके जा सकते हो, तो फिर से तुम्हारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, फिर से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। कहने का मतलब ये है कि निगेटिव जो तुम्हारे ये निगेटिव चार्ज है पूरे तीनों ये जो मतलब दोनों ऑक्सीजन है इनमें ही तो टहल रहा है। तो अगर हम इसके एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाना चाहें ऐसे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला O, ये वाला O और ये वाला O, इन पूरे के बीच में ही तो तुम्हारा नेगेटिव साइन ऐसे करके टहल रहा है। बताओ नेगेटिव साइन क्या जा रहा है, कभी इधर को जा रहा है, कभी इधर को जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर देखो एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, -1 है, तो अगर तुम इसके ऊपर चार्ज बोले कितना होगा तो -1/2 होगा। इसके ऊपर चार्ज कितना, -1/2, क्योंकि एक जो चार्ज है वही तो दोनों पे बार बार जा रहा है, तो इसका मतलब आधा चार्ज इस पे आधा चार्ज उस पे, सीधी सी बात है। अब वो तुम बता दो, अगर इस पे भी -1/2 है, इस पे भी -1/2 है, अब तुम बॉन्ड एनर्जी निकाल लो। जब रिजोनेंस हो रहा है, क्योंकि भैया जो तुम्हारे पास पाई बॉन्ड है उसकी टेंडेंसी है कि वो क्या करेगा, रिजोनेंस करेगा। ये कूद के कभी इधर जाएगा, ये निकल के इधर आ जाएगा, ये फिर से कूद के इधर आ जाएगा, ये क्या करेगा, ये फिर से वापस यहाँ पे आ जाएगा, ये निकल के फिर से इसके ऊपर आ जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करें तो ऑब्वियसली बात है एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, रिजोनेंस बोलते हैं। ठीक है भाई, यही अपने पास रिजोनेंस है। लेकिन रिजोनेंस होने के लिए कुछ ना यार कंडीशन है, कुछ क्राइटेरिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी रिजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो रिजोनेंस होने का क्राइटेरिया क्या क्या है, देखो पहला क्राइटेरिया तो ये है कि जो भी मॉलिक्यूल आप रिजोनेंस कराना चाहते हो उसमें प्लेनैरिटी होनी चाहिए, मतलब वो प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। दूसरी बात, वहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, अब कॉन्जुगेशन कैसे भी हो सकता है, पहले तो अपने माइंड में बेटा एक चीज डाल लो, आपके जो लोन पेयर होते हैं, आपका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये बराबर एक ही बात होती है। चाहे आप लोन पेयर बोल लो, चाहे आप उसे नेगेटिव चार्ज बोल लो, चाहे आप उसे बॉन्ड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सबके सब क्या कर सकते हैं, सबके साथ रिजोनेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपके सामने एग्जाम्पल एक लिखते हैं कि हमारे पास एक NH2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वो CH डबल बॉन्ड CH2 से ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, सुनता रहना, ऐसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो क्या हम इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अगर तुम्हें पता हो तो नाइट्रोजन बेटा 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी अपने पास एक लोन पे रखता है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, 7, इसे क्या लिखोगे 2,5, तो 8 में से 5 अगर 3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 3,
या फिर ऐसे ना देखो तो ऐसे देख लो, इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर NH3 है या फिर ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड बना लेगा तो 5 में से 3 ही इलेक्ट्रॉन तो गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो तब भी बच जाएंगे ना, इसका मतलब एक लोन पेयर तो उसके पास फिर भी है। तो भैया नाइट्रोजन के पास क्योंकि लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर से इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा। अब जब यहाँ पे अटैक करेगा तो इस कार्बन के पास भी मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो रिजोनेंस होगा, तभी तो यार रिजोनेंस होगा। अगर इस वाले कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता तो सिंगल बॉन्ड थोड़ा तोड़ दोगे तुम यार कॉन्जुगेशन से, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी थोड़ा, तुम सिंगल बॉन्ड तोड़ दो, तो ये वाला बॉन्ड टूट के कहां पहुंच जाएगा, इसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो तुम जब स्ट्रक्चर देखोगे कैसी बनेगी, तो तुम्हारी बनेगी इस टाइप NH2 और N पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। मान लो ऐसा ना हुआ होता, ऐसा होता सिर्फ कि यहाँ पे अपने पास NH2 है, NH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, क्या तुम इसमें कॉन्जुगेशन करा देते, क्या तुम डबल बॉन्ड लोन पर यहाँ अटैक करा के यहाँ पे कॉन्जुगेशन करा देते, नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे कर देते तो स्ट्रक्चर क्या बनती तुम्हारी, बॉन्ड तुम तोड़ ही नहीं सकते थे। तुम्हें बॉन्ड, तुम कौन से बॉन्ड को तोड़ लोगे, देखो यार एक सिंगल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, अब तुमको पाई बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी जाती है, भैया पाई बॉन्ड कौन सा होता है, तुम्हारी कैलकुलेशन ही गलत है। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये पूरा एक बॉन्ड, पाई का मतलब कौन सा, इनमें से एक बॉन्ड सिग्मा होता है भैया, और एक बॉन्ड इसमें पाई होता है। डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड नहीं बोलते हैं, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, तो इस वाले पाई को तुम आसानी से तोड़ सकते हो, ना कि डबल बॉन्ड को। आई बात समझ में, तो ध्यान रखना जब भी तुम्हारे पास लोन पेयर होगा, तो जिस पे लोन पेयर अटैक कर रहा है उस कार्बन के पास मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो वो कॉन्जुगेशन करेगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन इस वाले में नहीं हो सकता, ठीक है, कॉन्जुगेशन वहीं पे होगा जहां पे, मतलब समझ रहे हो, रेजोनेंस वहीं पे होगा जहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, और हमने लिख दिया यहाँ पे CH और यहाँ पे लिख दिया डबल बॉन्ड CH2, बताओ इसमें कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा, रेजोनेंस होगा, बताओ बेटा इसमें रेजोनेंस हो सकता है, होगा सर। होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और लोन पर एक ही बात है, ये यहाँ जाएगा, ये कूद के यहाँ पहुंच जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पे कैसा आ जाएगा, यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 नेगेटिव, लो रिजोनेंस हो गया। रिजोनेंस का मतलब जो तुम्हारा पाई बॉन्ड था वो एक एंड से दूसरे एंड पे क्या करा, फ्लो कर गया। ठीक है, हम तुमसे कुछ मॉलिक्यूल पूछते जाएंगे, तुम बताना रिजोनेंस होगा कि नहीं होगा। अब मान लो हमने क्या करा, हमने लिखा बेटा CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ इसमें क्या क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, बताइए जरा, अपना दिमाग पे थोड़ा जोर डालो और बताओ क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है भैया, यस सर। रेजोनेंस करा दोगे, रेजोनेंस यहाँ पे कैसे कराओगे रेजोनेंस, यहाँ बताना जरा। सर वो पाई बॉन्ड दूसरे वाले कार्बन के बीच आ जाएगा। बिल्कुल सही, देखो ये वाला बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे शिफ्ट होके, तो उससे होगा क्या, कार्बोकेटायन पे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे CH2 फ्री हो गया, डबल बॉन्ड उससे चाहिए, उसकी वैलेंसी पूरी हो गई, यहाँ पे आ गया CH, अभी भी इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो यहाँ बना लेगा CH2, और क्योंकि इस वाले कार्बन ने क्या करा, पाई बॉन्ड को हटाया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, तो ये इसमें भी रिजोनेंस होगा। देखो हमने क्या कहा था कि कॉन्जुगेशन जहां पे हो सकता है वहां हर जगह रिजोनेंस पॉसिबल है, अगर कहीं पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो वहां रिजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पे लोन पे ने अटैक करा, पाई बॉन्ड इधर चला गया, रिजोनेंस हुआ, यहाँ पे नेगेटिव साइन ने अटैक करा, इधर चला गया, रिजोनेंस हुआ, यहाँ पे कार्बोकेटायन था फिर भी रिजोनेंस हुआ। अब मान लो हम तो सामने एक मॉलिक्यूल दे रहे हैं, खूब ध्यान से सुनना, BH2 और हमने लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH2, खूब ध्यान से दिमाग लगा के बताओ क्या इसमें रिजोनेंस पॉसिबल है, बताओ भाई, क्या इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस हो सकता है, क्या बोरॉन के पास लोन पेयर है, नो सर। और अगर बोरॉन के पास लोन पेयर नहीं है तो क्या वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ भाई, करेगा। सर वैसे भी, कैसे करेगा, सर बी वैसे भी एफिशिएंसी ऑफ है। इलेक्ट्रॉन। सबके अलग अलग आंसर है, क्या बता रहा हूँ, एक लोग कोई बताओ बेटा पहले। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास, बोरॉन। बोरॉन के पास, बिल्कुल सही है यार आंसर। भैया देखो, जिन बच्चों को नहीं पता हम बता दें कि अगर आप बोरॉन की बात करो तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, आप इसे क्या लिखोगे 2,3 लिखोगे, ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो तो ऐसे अच्छे समझो, जैसे आप लिखोगे 1s 2s और 2p, भैया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें किसी भी एलिमेंट के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है, तो बोरॉन के पास तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये BH3 कैसे बना रहा है, ये BH3 कहाँ बना रहा होगा, इसका मतलब बेटा ये कौन सी स्टेट रही होगी, ये ग्राउंड स्टेट रही होगी, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक इलेक्ट्रॉन जम कर गया होगा यहाँ पे, तो हुआ क्या होगा, अब देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए,
है ना। जब 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन आए होंगे तब इसने BH3 मॉलिक्यूल बनाया होगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, तुमसे बोले कोई कि BH3 मॉलिक्यूल कौन से स्टेट में बनता है, ग्राउंड स्टेट में कि एक्साइड स्टेट में, हमें एक्साइड स्टेट में। दूसरी बात, जब BH3, जब बोरॉन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, जब बोरॉन ने हाइड्रोजन के साथ या फिर कहीं भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड तभी बनाएंगे तो उसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद भी बोरॉन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल तो खाली पड़ा है। और भैया इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन का मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन का मतलब चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे आपका नेगेटिव चार्ज हो, चाहे लोन पेयर हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, चाहे बॉन्ड हो, अगर कहीं भी वैकेंट ऑर्बिटल देखेंगे तो उसमें जंप करेंगे ही करेंगे। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर नहीं भी है तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर तुम इसे और समझना चाहो तो इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, और जब क्योंकि इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये इसके पास जाना चाहेगा, हर हाल में जाना चाहेगा। तो होगा क्या, होगा ये कि BH2 इस पे निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए कहाँ, इलेक्ट्रॉन जो है वो बोरॉन के ऑर्बिटल में गए, p ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BH2 निगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा बेटा CH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था इसमें पॉजिटिव है। ठीक है, तो मुझे पहले ये बताओ, क्या तुम्हें क्लियर हो रहा है कि कहाँ पे रिजोनेंस होगा, कहाँ पे रिजोनेंस नहीं होगा। जैसे अगर हम एक और मॉलिक्यूल में सामने लिख दें, फॉर एग्जांपल CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मान लो हम एक हमारे पास रेडिकल बना दे, तुम अब इसमें बताओ क्या इसमें हो सकता है रिजोनेंस, कुछ भी करके दिखाओ, इसमें क्या रिजोनेंस कर सकते हो तुम, क्या तुम इसमें रिजोनेंस कर सकते हो बताओ। इन दोनों में तुमने कर दिया, इस वाले में तुमने कर दिया, इसमें तुमने कर दिया, इसमें बताओ क्या तुम इसमें रिजोनेंस करवा सकते हो, कुछ भी करो रिजोनेंस चाहिए हमें। अगर कॉन्जुगेशन होगा तो रिजोनेंस होगा, अगर कॉन्जुगेशन नहीं तो रिजोनेंस नहीं होगा। मतलब इसका समझ रहे हो, इसका मतलब यार ये है कि ये क्या हो सकता है, पाई बॉन्ड फिर से वापस से यहाँ जा सकता है, तो यहाँ पे जाएगा फिर से डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फिर से बोरॉन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। तो अगर कॉन्जुगेशन होगा तभी अपने पास रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बताओ भाई, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है बेटा? अक्षिका आप बताओ, शांत क्यों बैठे तुम लोग? अंशिता, हर्षिता, ईशा, जागृति, जय मेंस अनलिमिटेड गोल, काव्य, कोमल, मानसी, तुम लोग यार पढ़ने वाले बच्चे हो, क्यों नहीं बोल रहे? नहीं होगा। लवप्रीत, नहीं होगा? नहीं होगा सर। देखो यार इसमें भी होगा, मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है कि अगर तुम एक बॉन्ड को यार ब्रेक करोगे तो तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन आराम से मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या करें कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बेटा, इस वाले बॉन्ड को, एक बॉन्ड को देखो, फिर से ध्यान रखना, डबल बॉन्ड का मतलब एक पाई और एक सिग्मा। ठीक है, तो हम सिग्मा को नहीं तोड़, हम पाई को तोड़ ही सकते हैं। हम अगर पाई को तोड़ दें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे कि नहीं, देखो हम लोग ओपन करके बिल्कुल मैकेनिज्म समझाते हैं। तो हुआ क्या कि अगर तुमने इस वाले बॉन्ड को तोड़ा तो CH2, और यहाँ पे CH, इनके बॉन्ड में CH2। अब तुमने एक बॉन्ड तोड़ा, क्योंकि दोनों कार्बन की तो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, देखो इसके पास तो पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास, इसका इसके पास। अब मेरी बात सुनो, क्या यार ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों कहें कि भैया इनका हमने साथ छोड़ दिया, 50% इक्विटी तुम्हारी 50% हमारी, आप बिजनेस चालू करें। तो ये भी तो दोनों भाई 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड तो बना ही दोगे। तो ये क्या करेंगे, ये कहेंगे ऐसा करते हैं हम लोग बना लेते हैं बॉन्ड आपस में, और जे जाए भाड़ छोड़ ले। तो यहाँ पर CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, और उस पर रेडिकल बेचारा ऐसे रह जाए। बिल्कुल हो सकता है, जहां पे कॉन्जुगेशन होगा वहां पे रिजोनेंस होगा। तुम रेडिकल को इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन पे ला नहीं सकते हो क्या? तुम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ लेके आए हो कि नहीं आए हो, तो वैसे वहां पे रेडिकल को ले जा सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल होगा रिजोनेंस। तो सबसे पहले तो तुम्हें बेटा ये समझना पड़ेगा कि रिजोनेंस कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तभी तुम मीजोमेरिक इफेक्ट्स पढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं पढ़ पाओगे। जैसे कि इस वाले में तुम लोग, हमें हमें नहीं लगा था कि तुम इसमें आंसर दे पाओगे, दिया, इसका मतलब तुमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसमें भी होगा, ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा नेसेसरी है कि हमें एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए? बेटा एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको? मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन में आप एक बॉन्ड बना सकते हो? तो 1। वन, एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से बना दोगे? कौन सा ऐसा बॉन्ड है तुमने एक इलेक्ट्रॉन से बनाया, बताओ बेटा। सर मिनिमम 2। मिनिमम 2 चाहिए ना। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये होगा, तब तोड़ोगे तब भाई तभी तो बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन से कम में कैसे बना लोगे? एक किसने बोला था ये बताओ, नाम बताओ पहले अपना। आज घर पे आए, आज यहाँ से फ्लाइट पे बैठेंगे। एक किसने बताया, बताओ तो सही बोला यार तुमने, कौन है? एक किसने बोला था? हैरी तुमने बोला था क्या? नो सर। अजय, काव्य, किसने बोला था यार, बोलो ना। वन किसने बोला था, वन?
हमने बोला एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक किसी बच्चे ने आंसर बंद दिया था, किसने तुक्का मारा था कि क्या था, बताओ जल्दी बोलो। अरे चलो ठीक, बोलते ही नहीं हो यार, अजीब, हम अपनी खोपड़ी पीट लेंगे किसी दिन तुम लोग चक्कर में। इधर देखो, जिस बच्चे ने 1 इलेक्ट्रॉन बोला था, अब चाहे उसने वो तुक्का मारा हो और चाहे कुछ भी बोला, वो बिल्कुल सही था। देखो, अगर यार तुम लोगों ने PCl5 मॉलिक्यूल के बारे में सुना है तो तुम्हें पता होगा कि हमारे जो फास्फोरस होते हैं इनका एटॉमिक नंबर होता है 15, और हम क्या लिखते हैं 2,8,5, यानी कि फास्फोरस के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन। लिख लो भैया 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 1 5, लिख लिए हमने 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी बात, PCl5 में दूसरा एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 17 में हम लोग क्या लिखते हैं 2,8,7, यानी कि क्लोरीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम ये क्लोरीन लिखे दे रहे हैं, तो एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, ये हो गया चौथा क्लोरीन, और ये हो गया अपने पास 5 क्लोरीन है। और एक क्लोरीन का आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन देखो कैसे लिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इसका देख लो 1 2 3 4 5 6 7, इसका देख लो 1 2 3 4 5 6 7, इसका देख लो, इसे थोड़ा दूर कर लो, 1 2 3 4 5 और 6 और 7। अब एक बात बताओ, फास्फोरस के पास ऑलरेडी बेटा आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी नहीं बोलोगे क्या यार। फास्फोरस के पास ऑलरेडी आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और क्लोरीन के पास आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसे चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहले क्लोरीन का देखो, क्लोरीन कहेगा भैया लाओ इलेक्ट्रॉन, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके निकले यहाँ से, ये कहेगा हमें भी दो 1 इलेक्ट्रॉन, अभी अपना ऑक्टेट कर निकले यहाँ से, कहेगा एक हमें लाओ। ठीक है, ये सब अपना काम निकालना है उससे, ये कहेगा हमें भी दो, कहेगा भैया 1 इलेक्ट्रॉन हमें भी चाहिए, हमें भी दो, हम भी निकले, ये भी ले लेगा। ठीक है, सारे क्लोरीन एटम ने 1-1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब जरा फोकस मारो फास्फोरस के ऊपर, फास्फोरस के बाद 5 इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये किन्हीं 3 ही क्लोरीन से तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि 8 से ज्यादा तो अपने ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता कि 10 रख ले। तो ये क्या करेगा भैया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, खत्म बात, खत्म बात खत्म। अब जरा तुम एक बात बताओ बहुत ध्यान से, अगर हम PCl5 की फिर से तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, तुमने देखी होगी TPP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, तो तुमने देखा होगा कि एक बॉन्ड ये वाला बन रहा है, एक बॉन्ड ये वाला बन रहा है, एक बॉन्ड ये वाला बन रहा है। तो एक बार बताइए जरा बेटा, क्या ये वाला बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है, बन रहा है। ये वाला बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है, मतलब इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और बेटा इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे तब भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। लेकिन जरा ऊपर वाले और नीचे वाले बॉन्ड को देखो, भैया क्लोरीन ने तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन यूज करा, लेकिन फास्फोरस की बॉर्डर लाइन देखो, फास्फोरस ने क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नहीं यूज करा है। अगर तुम लोग कभी एनसीईआरटी से ऊपर उठ के फॉरेन राइटर वगैरह की बुक पढ़ोगे, क्लेडन वगैरह, तो तुम्हें पता चलेगा ये वाले बॉन्ड ऐसे बने होते हैं, सिंगल हेडेड एरो से, एक ये और एक नीचे ये वाला। क्यों? क्योंकि ये वाले जो बेटा तुम्हारे बॉन्ड बने हुए हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये सब एक ही इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग से बना है। फास्फोरस ने कहा लिया इस वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यार, ना फास्फोरस ने इस वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि तुम्हारी जो टीबीपी स्ट्रक्चर होती है उसमें कुछ एक बात तुमसे बोली गई, तुमने शायद कभी ध्यान नहीं दी। तुमसे बोला गया कि अगर PCl5 मॉलिक्यूल को हीट कर दें हल्का सा भी, तो बेटा वो टूट जाता है किसमें, PCl3 में और Cl2 में। अरे भाई ये कौन से 2 Cl है, ये कौन से 2 Cl होंगे, दिमाग लगाओ, ये कौन से 2 Cl है, अबे ये यही वाले तो Cl हैं जो एक एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो वीकली बॉन्डेड है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन से टिके हुए हैं, और तुम जैसे उन्हें हीट करते हो तुरंत ही PCl3 तुम्हारा निकल जाता है और Cl2 तुम्हारा अलग निकल जाता है। तो ये दोनों Cl कौन से, यही वाले तो Cl है, और इन्हें नाम भी क्या दिया जाता है, इन्हें नाम दिया जाता है एक्सियल बॉन्ड, इन्हें बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, और इन्हें बोला जाता है बेटा इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, और जनरली बोला जाता है, जनरली बोलना है, 100% में अभी वो भी गलत प्रूव कर देंगे, तो अपने मुंह से जो भी बोलो केमिस्ट्री में कि ऐसा होता है, तुम गलत प्रूव कर दें कि ऐसा नहीं होता है, कुछ भी बोल दो एक्स। एक्सियल बॉन्ड जनरली क्या होते हैं, जनरली बड़े होते हैं, साइज में लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड। लेकिन ध्यान रखना जनरली 100% केस में ऐसा नहीं होता, जैसे कि इस वाले केस में ही ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या फिर इस वाले केस में तो चलो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें एक कोई दे, जैसे मान लो जैसे कि अगर तुमसे क्वेश्चन दे दिया जाए, तुमसे कहते हैं यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, और यहाँ पे एक फ्लोरीन है, और एक यहाँ पे क्लोरीन है, और एक क्लोरीन इधर है, और एक फॉर एग्जांपल, या फिर एक काम करो ये वाला फ्लोरीन बैठा, ठीक है,
ये वाला भी फ्लोरीन लगा दो और एक क्लोरीन यहाँ, ठीक है। ठीक भैया, बात ठीक है। नहीं नहीं रुको रुको रुको, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है, रुको रुको, यहाँ पे हटाओ, ये हटाओ यहाँ से। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्लोरीन को ही रख रहे हैं तीनों जगह पे। यहाँ पे क्लोरीन ही है और यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन। अब तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा, और पूछेगा जरूर, अगर तुमने पी ब्लॉक पढ़ा है, तुमसे क्या बताओ बेटा, पी एफ बॉन्ड बड़ा है कि पी सी एल बॉन्ड बड़ा है? बताइए जल्दी से, पी एफ बॉन्ड बड़ा है कि बेटा पी सी एल बॉन्ड बड़ा है? एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं कि इक्वेटोरियल बड़े होते हैं? जल्दी बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो अब तुम बताओ पीएफ बड़ा है कि पीसीएल बड़ा है? बॉन्ड लेंथ, तुमसे क्वेश्चन लोग पूछ दिया पेपर में, हम कह रहे लोग क्वेश्चन, हमने पेपर बना दिया और लोग आ गया क्वेश्चन, कह रहा है बॉन्ड लेंथ बताओ, पीएफ की ज्यादा होगी पीसीएल की? बताओ किसकी ज्यादा होगी? पीसीएल। अबे पीसीएल इक्वेटोरियल बॉन्ड नहीं है और कुछ भी, पीसीएल इक्वेटोरियल बॉन्ड है भैया। अभी हमने क्या बताया कि ये वाले बॉन्ड जनरली एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, लंबे होते हैं, लंबे होते हैं इसलिए वीक होते हैं, टूट जाते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड जनरली दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होते हैं, इसलिए मजबूत होते हैं। छोटे होते हैं, बॉन्ड छोटा होगा तभी तो मजबूत होगा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा, पीएफ की पीसीएल? पीसीएल क्यों होगा भैया बताओ, पीसीएल क्यों होगा? सीएल बड़ा है फ्लोरीन। बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे बेटा एक चीज लिखना, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो बड़ा है, चाहे, सर पहले पीसीएल ही बोल रहा था। मुझे पता है बेटा, हम तो फिर के ले रहे थे। जो बड़ा है वो बड़ा है, चाहे कहीं भी पड़ा, चाहे कहीं भी पड़ा है। देखो यार, अब तुम एक चीज समझो, जनरली क्या होता है, जैसे तुम्हारी बुक में लिखा होता है कि जनरली नहीं लिखते वो लोग, वो जनरली इफ बट तो कुछ कुछ ऐसे कुछ नहीं लिखते, सीधे सीधे लिख देते हैं कि एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं बड़े होते हैं किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड से। तो बच्चा याद कर लेता है कि एक्सियल वाले बॉन्ड बड़े होंगे, तो जैसे वो वाली स्ट्रक्चर देखेगा, अरे यार ये तो एक्सियल बॉन्ड है, ये वाला कौन सा बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन भैया जरा थोड़ा सा बुद्धि का यूज कर लो, क्या लिखा हमने पीछे पढ़ो, जो बड़ा है वो बड़ा है चाहे कहीं भी पड़ा है। जो बड़ा है एटम, उसे चाहे तुम एक्सियल पे रखो चाहे तुम इक्वेटोरियल पे रखो, बॉन्ड बड़ा ही रहेगा। जैसे मान लो ये फास्फोरस है, अब क्लोरीन का तुम्हें भी पता है, क्लोरीन एक बड़ा एटम है, ठीक है, फास्फोरस एक बड़ा एटम है। तो 3 क्लोरीन जब तुम लगाओगे, ठीक है, इस टाइप से आएगा। और फ्लोरीन छोटे छोटे एटम है भैया, अगर तुम्हें नहीं पता तो, ठीक है। तो इनका बॉन्ड चाहे तुम इन्हें एक्सियल पे रखो चाहे तुम इक्वेटोरियल पे, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा है? फ्लोरीन छोटा एटम है, ठीक है, तो जो बड़ा है वो बड़ा है चाहे कहीं भी पड़ा है। आई बात समझ में? ये लिख लेना कहीं पे, जो बड़ा है वो बड़ा है चाहे कहीं भी पड़ा है। चाहे तुम क्लोरीन को इक्वेटोरियल पे रखो चाहे तुम क्लोरीन को रखो एक्सियल पे, क्लोरीन वाला बॉन्ड बड़ा ही रहेगा। अब इसकी जगह मान लो आयोडीन आ जाता, फॉर एग्जाम्पल तुमसे कह रहा है कि मान लो हम फ्लोरीन को हटा के क्या करते हैं, आयोडीन लगा दें, मान लो है ना, इसे हम आयोडीन लगा दें। अब बताओ, अब तुमसे कहते हैं पीआई में और पीसीएल में कौन बड़ा है? अब बता दो। पीआई। पीआई बड़ा होगा, क्योंकि भैया जो बड़ा है वो बड़ा है चाहे कहीं भी पड़ा है, ठीक है। तो ध्यान रखना 100% केस में ये बात तुम्हारी सच नहीं होगी। तो पहली बात तुम्हें इससे क्या समझ में आया कि बेटा एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, हम एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन से बना सकते हैं। एग्जांपल है पीसीएल5, क्लियर एग्जांपल है पीसीएल5, ठीक है। और यही रीजन है कि जब पीसीएल5 मॉलिक्यूल को हीट करा जाता है तो तुरंत ही पीसीएल3 और सीएल2 में टूट जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये, जो बड़ा है वो बड़ा है चाहे कहीं भी पड़ा है ना। तुम्हारे भैया बड़े हैं, मान लो तुम्हारे घर में जो भाई बहन तुम्हारे बड़े हैं, चाहे उन्हें तुम जमीन पे लेटा दो तब भी बड़े रहेंगे तुमसे, है ना। ये तो खैर बेकार से क्या ही कर सकते हैं, जो आ रहा है दिमाग में बोल दिया। चलो इतना समझाया बेटा, बताओ यहाँ तक की बात में क्लियर हुई, रिजोनेंस वाली? यस सर। आगे बढ़े। हाँ तो हो गया बेटा, देख लो मैं भी, रिजोनेंस हो गया, वाला भी हो गया। चलो अब कुछ क्वेश्चन देख कर लेते हैं रिजोनेंस वाले, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो भैया, तो ध्यान रखना आज के बाद कोई भी टीचर पूछे, मान लो आईआईटी तुम्हारा निकल जाए, तुम वहां जाओ, कोई प्रोफेसर पूछे कि एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना एक से बना देंगे। जिस भी बच्चे ने बोला था, भले तुक्के बोला था, आंसर उसका सही था, ठीक, जैसे बोला एक। और रीजन, हमने रीजन क्या, एग्जांपल पीसीएल5 है अपने पास, ठीक है, एग्जांपल कम ही थोड़ा ना बस। चलो अब आप भैया क्वेश्चन कर लेते हैं। तुम्हें क्या करना है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, तो लिखो ड्रॉ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्रॉ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है भैया, लिखो ड्रॉ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो हम कह रहे हैं तुमसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH और ये OH,
तुम्हें इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जब भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे उसे डबल हेडेड एरो से बनाओगे, क्योंकि रिजोनेंस का मतलब है अगर इससे इसमें तो उससे इसमें भी चले जाओगे, मतलब पता ही होगा तुम्हें। एक और ये लिखो, ठीक है। थर्ड लिखो NH2, देन उसके बाद ये वाला ये, ठीक है। इन सब के रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखो फटाफट जल्दी से। 3 हो गए, चौथा देखो यहाँ पे, ठीक, और 5वां देखो यहाँ पे। ठीक है, चलो इन सब की तुम्हें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भैया ड्रॉ करनी है, तो इतना काम अगर कर सकते हो तो करो, कॉपी में वो बना के देखो रफ में फटाफट, फिर हम बनाएंगे, मैच कर लेना किसकी किसकी सही निकल रही है, किसकी किसकी गलत है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी बेटा, हाँ ठीक, इसमें एक बार चेक कर लेना। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं तो हम थोड़ा सस्ता लें, बताओ बेटा आंसर दो, बन जाए तो बताना, बन गया अगर। बेटा हो गया, रिजोनेटिव बन गए, बना लिए। बना ली ना। अब हम बना रहे हैं, तुम लोग चेक करते ना। भैया देखो, तुम्हें भी पता है, हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास होते हैं क्या, लोन पेयर। अगर लोन पेयर होंगे तो क्या होगा, लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, तो जहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा वहीं पे स्थिति बनेगी, रेजोनेंस वहीं पे होगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा O, O के साथ H, और क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, एक बॉन्ड को खा लेता है, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, एक बॉन्ड को बढ़ा देता है, ठीक है। एक बार समझा देते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल NH3, ठीक है, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 बना रहा है, अगर तुम इसे प्रोटॉन दिखा दो, लालच दे दो थोड़ा, तो क्या करेगा, ये इसके पास लोन पेयर है, उनसे भी अटैक करा देगा इस पे, और क्या करेगा, ये अपने पास NH4 पॉजिटिव बना देगा, ठीक है, NH4 पॉजिटिव बना। अब यार क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो 4 बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन से 1 2 3 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो नाइट्रोजन ऐसा तो कर ही नहीं सकता, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड थोड़ा बना लेगा, तो क्या करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव मतलब ये एक बॉन्ड को क्या करेगा, खा लेगा, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। चलो इस वाले का देखो भैया, इस वाले में क्या हो जाएगा, इस वाले में ये हो जाएगा कि अगर हम इसे यहाँ पे उठा के पटक दें तो क्या होगा, तो उससे ये होगा, अगर तुम उसे उठा के वहां पे पटकोगे तो ये वाला बेचारा मजबूरी में था रहेगा, क्यों, क्योंकि यार जब तुम यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो तो इस वाले कार्बन तो वैलेंसी पूरी हो गई, काहे का कार्बन कटाया, लेकिन इस वाले कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले यहाँ पे था, पॉजिटिव आ जाए, मैच करते जाओ तुम लोग। इसे बेटा देखो क्या करेंगे, तो पता है नाइट्रोजन पर लोन पेयर और नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, मतलब तुम्हें ये देगा, जरूरत में देगा, तो ये निकल के यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा NH2 देन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास, ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे क्या आ जाएगा बेटा नेगेटिव आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। इस वाले का बताओ, इस वाले का बनाया तुम लोगों ने, इस वाले का क्या हो जाएगा, भैया देखो अगर हम चाहें तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे उठा के पटक सकते हैं, ये उसके ऊपर जा सकता है, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि वो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा अपने पास डबल बॉन्ड, इस पे नेगेटिव चार्ज, होगा कि नहीं होगा, ये बनाया होगा तुम लोगों ने भी, इसका बताओ क्या तुम लोगों ने ये वाला बना पाया, भैया तुम्हें सबको पता है कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, लोन पेयर है तो क्या होगा, यहाँ पे अटैक, जब अटैक होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और उसके साथ Me, अब क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है तो इतना ध्यान रखना भैया प्लस ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी तुम्हें दे ही देगा, कहेगा ये है, और इसके बताओ कौन कौन से ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें एक बार ऐसे लिख देगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे, और कहेगा कि ये डबल बॉन्ड OMe, खाली सिर्फ ऐसे लिख देगा, कहेगा एक बार ऐसे आ जाओ, फिर कहेगा डबल बॉन्ड OMe और पॉजिटिव Me लगा, इस टाइप से मतलब तुम्हें 4 ऑप्शन दे देगा, तुम्हें ध्यान रखना होगा ये कौन सा वाला होगा, ठीक है। चलो ये बताओ यार, तुम लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है क्या, पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कोई चैप्टर ऐसे हैं जो ना हो पा रहे हो, या तुम चाह रहे हो जिन्हें हम ना करें, खाली रिवीजन, कुछ ऐसा कुछ है तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो।
तो किसी को कोई फिफ्थ वाले में problem एक एक्स्ट्रा कार्बन लगा दिया, क्या करो बेटा? फिफ्थ वाले में एक एक्स्ट्रा कार्बन लगा दिया। सिक्स वाले में एक्स्ट्रा कार्बन लगा दी मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे यार इतनी छोटी छोटी बातें करो, हो जाता है कभी कभी। अब ठीक है। अच्छा, हम क्या पूछ रहे हैं, तुम्हें कार्बन की पड़ी है। हम ये पूछ रहे हैं कि कोई भी चैप्टर को लेके कोई डाउट है मन में, या तुम्हें लग रहा हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, कोई दिक्कत बताओ भाई। तुम्हारे बड़े भाई जैसे ही हैं यार। तुम हम जिस एज में, हम बता भी चुके हैं 20 बार के, हम यहाँ से भी निकले हैं ताजे ताजे। कोई दिक्कत आ रही हो बताओ। अगर हम उसे कर सकते होंगे तो 100% करेंगे। बाकी अगर तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही, स्मूथ चल रही, तो कोई दिक्कत ही नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम लोगों को, अच्छे से पेपर निकालो, है ना। जितने बच्चों का पेपर निकलेगा, सोचो कितना प्राउड तुम्हारे माँ बाप को होगा, तुम्हारे पेरेंट्स, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे, माँ बाप पेरेंट्स की बात होगी, तुम्हारे जो टीचर्स उन्हें होगा, हम लोगों को कितना होगा कि हमने भाई पढ़ाया होगा, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे होंगे, है ना। और सोचो तुम्हारी लाइफ किस एक अलग ही ट्रैक पे चली चली जाएगी एकदम से। अभी एकदम कहाँ घर में बैठे रिलैक्स एकदम चिल होके मोबाइल पे बैठ के पढ़ रहा हो, एकदम से अभी आईटी में पहुंचोगे, प्रोफेसर्स होंगे, बड़े बड़े लैब मिलेंगे भाई साहब, बड़ी बड़ी लैब मिलेंगी, जो चीज आज पढ़ रहे हो वहां जाके एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा। प्रॉपर कंप्यूटर मिलेंगे, बेंच अपना प्रॉपर एक फिक्स सीट मिलेगी कि ये आपका कंप्यूटर है, ये आपकी सीट है, यहाँ बैठ के आपको पढ़ना है। ऐसे 3 इडियट में नहीं दिखा, तो ऐसे करके वो बनी होती है, ऐसे करके पीछे तक ऊंची ऊंची सीट है, वहां बैठोगे उस टाइप की सीटों में, ठीक है। बॉम्बे आईटी वगैरह में तो बहुत अच्छा बना, हर जगह बना हुआ है। वहां प्रोफेसर आएंगे बढ़िया टाई लगा के, लेक्चर देंगे, पढ़ाई होती है। मजा ही एकदम, जिंदगी अलग लेवल पे चली जाएगी। कितना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। जो भी चीजें आज तक तुमने पढ़ी है वो सब वहां पे करके देखोगे, तो ठीक है। फिर फॉरेन जो तुम्हारे अदर एमआईटी वगैरह के जो प्रोफेसर हैं वो आएंगे लेक्चर देने, अदर कंट्री के लेक्चर देने आएंगे, तो तुम्हें कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी। वहाँ के बच्चों को बोले एक्सपेरिमेंट करो, आपको एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा। एक्सपेरिमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे, वो आपको ज्वाइन करा दिए जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट के लिए आपको कैंप ज्वाइन करा दिया जाएगा कि भैया 2 महीने का कैंप है, समर कैंप ज्वाइन कर लो, 2 महीने का, 3 महीने का, उसमें जितने भी बच्चे मिलेंगे। पता अच्छी बात क्या है, फॉर एग्जाम्पल सोचो, अगर हम पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर क्या है ऑब्वियसली बात, तभी तो यहाँ पे है। अगर मान लो पढ़ने वाले हैं, तो मेरी जो सराउंडिंग होगी वो पढ़ने वालों से ही होगी। तो यार अच्छी बात ये कि अगर तुम एक बार आईआईटी पहुंच गए, तो वहां तुम्हें जितने बच्चे मिलेंगे उससे सब आईआईटीएन है। मतलब जो तुम्हारा ब्रेन है, जो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, वही उनका दिमाग काम कर रहा है। हो सकता है तुमसे कुछ एक्स्ट्रा ही सोच रहे हो, कुछ भी 1% को तुमसे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चीज ही सोच रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, तुम्हें जो भी तुम्हारी सराउंडिंग होगी वो भी सब आईआईटी नहीं होगी, तो उनका फायदा उठाओ, उनसे पूछो, चीजें करो, मजे आएंगे, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, खूब अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। लापरवाही करो मत, और कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि तुम एक दिन में घोल के पिला दे, क्योंकि पेपर बिल्कुल सर पे आ गया तुम्हारा। फिर भी हम जो कर सकते हैं एटलीस्ट हम करेंगे, तुम अपना बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, अगर तुमने इतना सब कुछ कर लिया, उसके बाद तुम एक चीज ध्यान रखना बेटा, कि जो तुम्हारे न्यूट्रल, जो तुम्हारे पास न्यूट्रल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, चार्ज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहीं पे लिखते हैं भैया CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड मान लो Cl लगा, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि CH2 और मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया CH और डबल बॉन्ड Cl, मतलब Cl का जो लोन पेयर था उसने अटैक कर दिया यहाँ पे, ये आ गया इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब तुमसे पूछे ए में और बी में स्टेबल कौन है ज्यादा, ठीक है। अगर तुमसे पूछ दे स्टेबिलिटी बता दो भैया, स्टेबल, तो ध्यान रखना जो न्यूट्रल होते हैं ज्यादा स्टेबल। ऐसे दिमाग लगा रहे हैं, अगर चार्ज है तो इसका मतलब क्या, किसी पर अटैक करना चाहेगा, तो ये ऑब्वियसली बात स्टेबल तो रहा नहीं। तो जो तुम्हारा न्यूट्रल वाले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो वो ज्यादा स्टेबल होंगे, किससे, चार्ज वाले, नहीं ए मोर स्टेबल देन बी, ठीक। बात समझ आ गई। अब देखो दूसरी बात, अगर तुमने इतना कर भी दिया, तो दूसरे केस में क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास एक लिखा हुआ है CH3C डबल बॉन्ड O और एक H, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि CH3CO O पे निगेटिव और यहाँ पे H और इस पे आ गया पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब मान लो पहली बात तो तुम ऐसे बता दोगे कि स्टेबल A वाला है, क्योंकि तुमने न्यूट्रल वाला केस पढ़ रखा है ना, तुमने पढ़ रखा है कि न्यूट्रल वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे चार्ज ना होता, कुछ और होता, मान लो यहाँ पे मल्टीपल पाई बॉन्ड हो, तो तुम क्या करते, तो तुम देखते किसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है। देखो इसमें पाई बॉन्ड कितना, एक पाई बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे क्या 0 पाई बॉन्ड है। तो जहां पे पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, यानी कि आपका फर्स्ट वाला जो है ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड वाला, ठीक है। मोर इज द पाई बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड स्टेबल इज द मॉलिक्यूल, ठीक है। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। पहली चीज, जो आपके न्यूट्रल वाले होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे। दूसरी बात,
जो आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल देखना जहाँ पाई बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तीसरी बात यार, एक चीज समझो बहुत ध्यान से, निगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को स्टेबल बनाएगा और पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को स्टेबल बनाएगा। या फिर कह दो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव को अनस्टेबल कर देगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव वाले को इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। इससे क्या समझे, इसे समझे ये कि अगर अपने पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल CH3CO और O पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव और यहाँ पे H लगा हुआ है। दूसरे केस में मान लो कुछ ऐसा होता है कि CH3C पे नेगेटिव O पे पॉजिटिव, मान लो, है ना, मानने में क्या जा रहा है, O पे पॉजिटिव H। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, A वाला कि B वाला? देखो यार, यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लगा है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे लगा है, तो बेटा ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज लगा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज लगा है। जो निगेटिव चार्ज है वो स्टेबल स्टेबल करेगा किसे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल करेगा किसे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। और इनका वाइस वर्सा भी है कि पॉजिटिव वाला क्या करेगा, निगेटिव वाला क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा किसे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम को, और पॉजिटिव वाला क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है इतना? क्या इतना क्लियर है? यस सर। यस देखो, तो फिर इसी बात पे क्वेश्चन कर लो। देखो हो गया, वो ओपन नेगेटिव, ठीक, और ये मान लो, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव में। दूसरे केस में क्या कह रहा है, वो ओपन नेगेटिव है और भैया ये यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, ये वाले इस वाले केस से नहीं होगा, इस वाले केस नहीं होगा, अलग केस है। बताओ इसमें बता सकते हो क्या, बताओ भाई, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे पहली बात तो पहला वाला रूल कि न्यूट्रल वाले ज्यादा स्टेबल होंगे, तो ए, बी और सी में न्यूट्रल कौन सा है, ए वाला न्यूट्रल है, तो ए वाला आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अब तुम्हें बी और सी में बताना है कौन सा स्टेबल होगा, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ खुद से, बी और सी में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सी। सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा? नहीं होगा। मेरी बात सुनो, आपके जो अपोजिट चार्जेस हैं वो तुम्हारे पास पास होने चाहिए, अपोजिट चार्जेस पास पास होने चाहिए, तभी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो आपके स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर अपने आप सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, ये आपके दूर दूर होने चाहिए, सेम चार्ज आपका दूर दूर होने चाहिए, तब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपके अपोजिट चार्ज दूर दूर होंगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। एक चीज लिखो, दूसरी अपने आप ही याद रहेगी। अगर आपके अपोजिट चार्ज पास पास है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अपोजिट चार्ज अगर दूर दूर है तो स्टेबिलिटी कम होगी। अगर सेम चार्ज आपके दूर दूर है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, पास पास है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ सही तो लिखा है। तो अब देख लो जरा, इसमें देखो अपोजिट चार्ज क्या है, पास ही पास है, तुरंत बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि एक बार क्या देगा, बी आ जाएगा, देना देगा। ठीक है, अपोजिट चार्जेस जो है वो पास पास होंगे तभी मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे हम एक और क्वेश्चन करा देते हैं तुम्हें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है CH2CH, CH2CH और अपने पास NH2। ठीक है, ये कैसा है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे तो लोन होते हैं, पता ही तुम्हें। और दूसरा क्या हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं CH2 पे पॉजिटिव है, then उसके बाद CH नेगेटिव और NH2 और ये लोन है। बताओ भाई, दोनों में से अगर कहते हैं ए है ये मॉलिक्यूल, ये बी मॉलिक्यूल, ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा होगा भाई, बता सकते हो क्या? कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ए की बी? ए। ए। ए ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? देखो अगर वाला केस करोगे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे इलेक्ट्रो नेगेटिव पे, तो वो तो दोनों में ही नहीं है, क्योंकि दोनों में कार्बन ऊपर नेगेटिव है, पॉजिटिव भी है, तो हमें अब इसी वाले रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपोजिट चार्ज कैसे है, पास पास है ना, फॉर्मेशन कर लेंगे। और यहाँ पे अपोजिट चार्ज कैसे है, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ यहाँ पे नहीं, देखो एक बात सुनो, यहाँ पे क्या प्लस, ये प्लस वाला है कौन, हाँ ये प्लस वाला है, इसके इधर भी निगेटिव है, इसके इधर भी निगेटिव है, तो अपोजिट चार्जेस कैसे, पास पास। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस माइनस तो पास में है, बट ये निगेटिव और निगेटिव यहाँ पे तो रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर का मतलब क्या, निगेटिव है, तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, यानी कि ये वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, ये स्टेबिलिटी। समझ में आया इतना? यस सर। चलो, क्या टाइम हो गया, तो अभी चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी टाइम है। देखो अब क्या करो, एक क्वेश्चन लिखो। ओ ओपन नेगेटिव, और यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा, ठीक है, और एक हाँ यहाँ पे भी दिया हुआ है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि डबल बॉन्ड ओ ये और यहाँ पे माइनस। तीसरा बॉन्ड क्या कह रहा है,
ठीक है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे नेगेटिव ये, ठीक है। और चौथा और देख लें एक बार, डबल बॉन्ड हो और ये नहीं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द अदर्स, इनमें से कौन से एक दूसरे की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, बताओ। इनमें से कौन से एक दूसरे की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। फोर्थ। फोर्थ वाली, क्यों? क्योंकि भैया देखो, अगर आपने क्या करा, अगर तुमने देखो इस वाले को अटैक करा है यहाँ पे, तो ये वाला अटैक होके आएगा यहाँ पे, ये वाला निकल के आ जाएगा यहाँ पे, तो तुम्हें कुछ ऐसे ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बताओ। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया, ये वाला निकल के यहाँ पे आ गया, तो ये एक दूसरे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखो, हाँ हाँ, अब क्या, अब कुछ नहीं। हाँ, अब एक बात और देखो, ये डायरेक्ट थोड़ा ना आएगा यहाँ पे, ये तो पहले ऐसा होगा, देखो हम तो बताते हैं, इसे थोड़ा समझ लें। जब तुम्हारे पास ये वाला मॉलिक्यूल होगा भैया, तो एक एक कार्बन पे तो जाएगा, ओ पे नेगेटिव था, यहाँ पे था, और कहाँ पे था, एक यहाँ पे। तो भैया देखो, पहले क्या होगा, ये वाला आएगा यहाँ पे, ये निकल के आएगा पहले इस वाले कार्बन के ऊपर, जब इस वाले कार्बन के ऊपर निकल के आएगा तो क्या बनेगा, तो ऐसा कुछ बनेगा। देखो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा कहाँ, और ये वाला ऐसे रहेगा, और यहाँ पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, फिर ये आके अटैक करेगा यहाँ पे, ये निकल के आ जाएगा इस वाले, समझे। तो इसका मतलब ये वाली स्ट्रक्चर भी बनेगी, कौन सी वाली, ये वाली, ये भी इसी का तो रिजोनेंस है। तो ये ए बी और सी जो है, ए बी और सी, ये तो एक दूसरे की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कुछ भी कर लो डी वाला नहीं बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब ही नहीं बनता, कैसे कर लो, आई लाइन नहीं सकते, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? Yes. इसी टाइप के बेटा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जीओसी को जितना बचा है, अगर मौका मिला तो आप पढ़ेंगे, अगर बीच में कोई क्लास लगी, नहीं तो अपनी तैयारी करो अच्छे से, मेरे भरोसे बिल्कुल भी मत बैठो कि सर की क्लास होगी कि नहीं होगी। आप जितना पढ़ सकते हो अपने आप से पढ़ो, और बाकी अगर हुई तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और तुम लोगों को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम देना अपना, ठीक है। और बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लो, एकदम कूल होके पढ़ो, टाइम ज्यादा दो पढ़ाई पे, ये भी नहीं कह रहे कि कूल का मतलब इधर उधर घूमो, लेकिन स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है। आराम से पढ़ाई करो, पेपर एकदम शांत होके दिमाग का यूज करके करना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय बाय, बाय बेटा, अक्षय बाय, बाय बाय,